स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने हम जा रहे हैं। ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस फुल फॉर्म आपको पता ही होंगे, अब तक हम काफ़ी पढ़ चुके हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। ईबीआईटी का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी किसी भी संस्था की वह आय जिसमें से अभी ऋण पत्रों पर ब्याज एवं कॉरपोरेट टैक्स यानी टैक्स का या कर का भुगतान नहीं किया गया है, और ईपीएस अर्निंग पर शेयर यानी प्रति अंश अर्जन या प्रत्याय। इसका एनालिसिस क्यों जरूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है, इस विश्लेषण को करने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है डेट इक्विटी मिक्स का एक सही रेशो का पता लगाना, ऋण एवं स्वामी पूंजी के मध्य एक उचित अनुपात को निर्धारित करना जिससे कि जो विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय है यानी जो ईपीएस है वह ऋण पत्रों पर दिए जाने वाले ब्याज के अनुरूप हो। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि जब कंपनी या कोई संस्था समता के साथ ऋण पूंजी का इस्तेमाल करती है, इक्विटी के साथ डेट को मिक्स करती है, डेट कैपिटल को, तो उसको मिक्स करने के लिए उसे कितना ऋण का अनुपात शामिल करना चाहिए या ब्लेंडिंग करनी चाहिए। आशय क्या हुआ कि समता पूंजी पर जो आय अर्जित की जा रही है, जो अर्निंग पर शेयर है, वह किसी भी हालत में ऋण पत्रों पर दिए जाने वाले ब्याज से अधिक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आप समझ ही गए, अन्यथा कंपनी को भारी नुकसान होगा। तो इसका आशय ये हुआ कि ऋण पत्रों पर दिए जाने वाले ब्याज की राशि, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा डेट इक्विटी रेशो क्या रहना चाहिए। कुछ किताबों में आप इस ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस को सिक्योरिटी मिक्स के नाम से भी पढ़ेंगे, यानी सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी मिक्स, प्रतिभूति मिश्रण का चुनाव करना कि हमारा इक्विटी कितना हो और डेट कैपिटल कितनी हो। अब इससे रिलेटेड एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरली 1 नंबर के क्वेश्चन में या आगे वाले क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, दैट इज इंडिफरेंस पॉइंट, तटस्थता बिंदु। तटस्थता बिंदु के बारे में जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर नोट करके भी दिया है कि यह वह बिंदु है जिस पर विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय दर ऋण पर ब्याज दर के समान होती है। इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहा जाता है। ब्रेक इवन कहाँ पर होता है? जहाँ ये दोनों बराबर होती हैं, जैसे लागत और आय, लाभ, इन दोनों का जिस बिंदु पर इक्विलिब्रियम होगा वही इंडिफरेंस पॉइंट कहलाता है ईबीआईटी का, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एट द लेवल ऑफ ईबीआईटी द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ दैट, यहाँ दैट की जगह डेट है बच्चों, DEBT, डेट is known as break-even level of EBIT for alternative financial plans, यानी जिस तरह के भी फाइनेंशियल प्लान्स बन रहे हैं, जो भी वित्तीय योजनाएं बनाई जा रही हैं पूंजी संरचना के लिए या कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, जो भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, उन कॉम्बिनेशन का जो मुख्य बिंदु है, जो मेन पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, दैट इज इंडिफरेंस पॉइंट, यानी उसे अपने ऋण पूंजी का इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितना कि वह विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय अर्जित कर रही है। यदि उससे ऊपर भी डेट इक्विटी को डेट को मिक्स करती है तो कंपनी को भारी नुकसान होगा। इसलिए इंडिफरेंस पॉइंट एक डिसाइडिंग पॉइंट है, या यूँ कह दीजिए कि ये वह बिंदु है जिसके बाद ऋण पूंजी को यूज़ करना या ऋण पूंजी को मिक्स करना
कंपनी के लिए लॉस वाला काम होगा, यानी उसके लिए हानिप्रद होगा, क्योंकि इस बिंदु पर विनियोजित पूंजी का मतलब समता पूंजी जो है, उस समता पूंजी पर जो प्रत्यय अर्जित किया जा रहा है या टोटल पूंजी पर जो प्रत्यय अर्जित किया जा रहा है वह ऋण पर ब्याज के समान होता है। ये मैक्सिमम लिमिट है लोन कैपिटल या डेट कैपिटल को यूज करने की, ये भी कह सकते हो। यानी यह वह अधिकतम बिंदु है ऋण पूंजी का जिसके बाद भी यदि ऋण पूंजी और यूज की जाती है, निर्गमित की जाती है या मिक्स की जाती है तो वह उस कंपनी के लिए हानिप्रद मिक्स होगा या वो कैपिटल स्ट्रक्चर बेनिफिशियल नहीं माना जाएगा। अब इस EBIT और EPS एनालिसिस को समझने के लिए हम आगे चलते हैं। मिक्स करने के लिए ये कहा जाता है कि 4 ऑप्शंस हैं, 4 प्रारूप होते हैं किसी भी संस्था में। कौन कौन से 4 प्रारूप हैं? बहुत क्लियर है, जो हमने पहले भी समझ लिए थे शायद। कि उसके पास 4 ऑप्शंस कैसे हैं? क्योंकि उसके पास 3 तरह की प्रतिभूतियां हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिक्योरिटीज फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज इक्विटी कैपिटल, दैट इज मैंडेटरी, यानी समता पूंजी जिसको कि लगाया जाना कंपल्सरी कहा जा सकता है, अनिवार्य कहा जा सकता है, क्योंकि स्वामी पूंजी के बिना ऋण पूंजी नहीं लगाई जाएगी। इसलिए पहला जो प्रारूप होगा, जो पहला पैटर्न होगा, फर्स्ट पैटर्न जो होगा वो होगा ओनली इक्विटी शेयर्स। नंबर 2, समता के साथ अधिमान अंशों को मिलाया जाए, यानी संस्था इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों को ही यूज कर रही है तो वह एक थोड़ा सा रिस्क लेना शुरू कर चुकी है। अधिमान अंशों पर आप सभी जानते हैं कि एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाना जरूरी होता है। ये एक तरीके से कंपनी के लिए दायित्व है, क्योंकि इनका भुगतान भी कंपनी को अपने जीवन काल में कभी भी जो भी उनकी अवधि है, पीरियड है, उसमें उनको करना ही होता है। थर्ड जो पैटर्न है कैपिटल स्ट्रक्चर का वो है समता अंश के साथ साथ ऋण पत्रों को शामिल करना, इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये जो डेट इक्विटी का जो ये मिक्स यहाँ पर देखा हमने थर्ड पॉइंट पर, ये कंपनी को हाई प्रॉफिट्स पर ले जाता है। यह आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि जैसे ही संस्था इक्विटी के साथ डिबेंचर की ब्लेंडिंग करती है या मिक्स करती है तो डिबेंचर हमेशा उसको अधिक प्रत्यय अर्जित करने में मदद करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जितना भी प्रत्यय, जितना भी रेट ऑफ रिटर्न कंपनी अर्जित करेगी, अर्न करेगी, उसमें से डिबेंचर्स को केवल एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट करना होगा, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली बहुत कम होता है। सस्ती पूंजी कही जाती है ना ये ऋण पत्र वाली। तो उस सस्ती पूंजी पर जो ब्याज दर दिया जाना है वह बहुत कम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लाभ अधिक कमाए जा रहे हैं उसमें से केवल ब्याज को घटाकर शेष संपूर्ण लाभ इक्विटी शेयर्स के लिए होते हैं। इसलिए संस्था इक्विटी शेयर्स के साथ डिबेंचर्स को मिक्स करना ज़्यादा अच्छा मानती है। लेकिन ये कितना मिक्स किया जाए, कैसा मिक्स किया जाए, या इनका कितना रेशो निश्चित किया जाए, ये अभी अभी हमने इंडिफरेंस पॉइंट के बेसिस पर देखा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, यानी तीनों को मिक्स कर दीजिए, समता अंश, अधिमान अंश पत्र एवं ऋण पत्र। ये एक बहुत ही आइडियल है, बहुत आदर्श प्रारूप है पूंजी संरचना का, जिसमें हम इक्विटी के साथ में प्रेफरेंस को भी लेते हैं, डिबेंचर्स को भी लेते हैं, यानी ऑल टाइप ऑफ 3 सिक्योरिटीज आर मिक्स इन ए पैटर्न। उसका फ़ायदा क्या है? इक्विटी को भी लाभ मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को भी एक निश्चित दर से ही लाभांश दिया जाएगा जो वो भी सस्ता होता है, और डिबेंचर्स के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। लास्ट में जो हम बात कर रहे हैं संचित कोष एवं आधिक्य पूंजी संरचना में शामिल किए जाते हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये वो रिजर्व्स हैं जिन रिजर्व्स पे समता अंशधारियों का ही अधिकार होता है, और वो इसमें से अपने जो भी मतलब इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं, यानी आंतरिक
वित्तीय सोर्स की स्रोतों की बात करते हैं तो वो रिजर्व्स एंड सरप्लस ही होते हैं। किसी टाइम पर यदि इक्विटी शेयर्स की रेट मान लीजिए मार्केट में बहुत कम जा रही है, जिसको मार्केट प्राइस पर शेयर कहते हैं MPS, यदि वो बहुत कम हो रही है, संस्था की गुडविल डाउन जा रही है, उनकी मतलब कुल संपदा जो नेटवर्थ है वो भी यदि डाउन हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, तो ऐसे समय में कई बार कंपनीज एक तरीका इस्तेमाल करती है, वो ये कि वो रिजर्व्स और सरप्लस में से उनके जो भी पेंडिंग है ड्यूज हैं, यानी जो भी उनके लाभांश दिए जाने चाहिए उसका कुछ हिस्सा इसमें से दिया जा सकता है। यद्यपि रिजर्व्स और सरप्लस किसी भी संस्था के लिए आंतरिक वित्तीय साधन का एक बड़ा भारी स्रोत है, एक मेन सोर्स है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है जब डिविडेंड पॉलिसी बनाई जाती है। खैर, हम बात कर रहे थे पूंजी संरचना के 4 प्रारूप की, जो चारों ही आपको समझ में आ गए होंगे। ओनली इक्विटी शेयर्स, ये तो होगा ही होगा। समता के साथ अधिमान अंश मिला दिए जाएं, अधिमान अंश के साथ में ऋण पत्र भी शामिल कर लिए जाएं, या समता अंश और ऋण पूंजी शामिल की जाए। एक क्लियर सी बात सामने आ रही है कि इक्विटी शेयर्स जो ओन कैपिटल है, जो ऑनर्स कैपिटल है, स्वामी पूंजी कहलाती है, और डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को हम ऋण पूंजी में शामिल करते हैं, क्योंकि इन पर निश्चित दर से ब्याज और लाभांश का भुगतान कंपनी को करना होता है। इसलिए हम डेट इक्विटी मिक्स का एक सेट प्रारूप निर्धारित करते हैं जब कोई कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाती है। तो ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी माना जाता है। अब इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। हालांकि आप किताबों में जितनी इलस्ट्रेशंस हैं उनको भी करिए, लेकिन अभी थोड़ा सा और समझने के लिए ये एक उदाहरण मैंने आपके लिए रखा है। सिंपल इंग्लिश है, इसलिए शायद आप समझ ही जाएंगे, हिंदी वाले बच्चे भी। ए कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4 लाख ऑन ए प्रोजेक्ट। कंपनी एक परियोजना लाना चाहती है जिसकी लागत है 4 लाख रुपए। 2 ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड्स आर अवेलेबल, यानी इस 4 लाख की पूंजी को एकत्रित करने के लिए संस्था के पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प तो क्या है, इशू ऑफ 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एंड इशू ऑफ ए लोन अमाउंटिंग टू ₹2 lakh एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह के विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला विकल्प तो यह है कि 1:1 का रेशो करके वह कैपिटल कलेक्ट करे, यानी 2000 रुपये के इक्विटी शेयर और 2 लाख रुपए की डेट कैपिटल यानी लोन लिया जाए, जिस पर 10% की दर से ब्याज दिया जाएगा। दूसरा विकल्प क्या है, इशू ऑफ 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, इनकम टैक्स इज 50%। यानी दूसरा विकल्प ये है कि वह ऋण पत्र या ऋण ले ही ना, यानी दूसरे विकल्प को काम में नहीं ले, बल्कि केवल 4000 रुपये के ही टोटल इक्विटी शेयर्स इशू करे और पूरी 4 लाख रुपए का पूंजी का एकत्रीकरण करे, कलेक्शन करे। तो ये 2 विकल्प हैं, समझ ही गए आप। पहला विकल्प तो क्या है, पहले विकल्प में 2 लाख रुपए का लोन लिया जाए और 2000 रुपये के 100 रुपये वाले इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएं, यानी 1:1 का रेशो डेट इक्विटी का रख कर वह अपनी पूंजी जुटाएगी। और दूसरे विकल्प में वह ऋण पूंजी को इस्तेमाल नहीं करेगी और केवल इक्विटी शेयर्स पर ही वह इशू करके पूंजी एकत्रित करती है। इनकम टैक्स जो है वो है 50%। लास्ट में आप ये देख ही रहे हैं कि एज्यूमिंग द अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी EBIT जो है वो मतलब दो पैटर्न पे दिया गया है, 2 अवधियों का दिया गया है, 30,000 और 60,000, 30,000 और 60,000। विच ऑफ द अबाउ प्रपोजल यू रिकमेंड इन आइदर केस। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बात पूरी समझ में आ ही गई आपको कि 4 लाख रुपए कुल पूंजी एक परियोजना के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को नीडेड है और उसको एकत्रित करने के 2 विकल्प हैं। देयर आर 2 ऑल्टरनेटिव्स। नंबर 1 डेट इक्विटी 1:1, नंबर 2 देयर इज नो डेट कैपिटल, ओनली इक्विटी इज देयर। इनकम टैक्स रेट जो है वो है 50%।
और तीसरी चीज़ है कि कंपनी के पास में EBIT जो है वो 2 अवधियों के अलग अलग हैं, 30,000 और 60,000 वाले। अब इसका सॉल्यूशन आप देखिए। EBIT फर्स्ट प्रपोजल में हम देखें और सेकंड प्रपोजल में भी देखें तो सेम ही है, क्योंकि हमें तो अल्टरनेटिव्स पर बात करनी है। 30,000 60,000 के अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, जो आप सभी समझ गए हैं कि EBIT क्या होता है, यानी संस्था की वह आय जिसमें से अभी तक ब्याज और कर का भुगतान किया जाना बाकी है। तो हम सबसे पहले उसको नोट करते हैं। और ये आप भी जानते हैं कि सबसे पहले यानी EBIT का फर्स्ट जो डिडक्शन है वो डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और लोन्स, यानी दायित्वों का में ब्याज का वह भुगतान बड़ा दायित्व है, इसलिए उसको सबसे पहले लेस किया जाता है। ये कर योग्य आय में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए भी इसको सस्ती पूंजी कहा जाता है। तो लेस इंटरेस्ट है 20,000 दैट इज़ क्लियर कि फर्स्ट प्रपोजल में हमारे पास डिबेंचर कैपिटल की बात लोन की बात हम करते हैं, जो कि 2 लाख रुपए के लिए गए। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए 20,000 रुपये हमने इसमें से लेस किए। सेकंड प्रपोजल केवल इक्विटी का है, इसलिए देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट। तो अर्निंग बिफोर टैक्स, या हम इसको कह सकते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स, कुछ भी कहिए, बिल्कुल सेम बात है। यानी संस्था की जो आय है कर के बाद आपके इंटरेस्ट के बाद में जो है वो आती है 10,000 और 40,000। वहाँ पर ये सेम अमाउंट आएगी प्रपोजल सेकंड में। अब आता है टैक्स लेस करना है। इंटरेस्ट के बाद जो सेकंड डिडक्शन होगा, सेकंड जो मतलब लेस किया जाएगा अमाउंट, दैट इज़ 50% टैक्स। 50% टैक्स घटाने के बाद हमारे पास नेट इनकम क्या आती है, यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट। ये है हमारी नेट इनकम। नेट इनकम कितनी आई, जैसे ही हमने 50% टैक्स लेस किया तो 5,000 और 20,000। 30,000 के EBIT में हमारी जो EAT है वो है 5,000 और 60,000 में है हमारे पास 20,000। इधर प्रपोजल सेकंड में देखें जिसमें कि लोन कैपिटल को शामिल नहीं किया, ओनली इक्विटी इज देयर, तो 15,000 एंड 30,000 ठीक है। अब हम लेते हैं EPS निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर, क्योंकि अब क्या हुआ है बच्चों कि जैसे ही हमने इंटरेस्ट और टैक्स दोनों को ही घटा दिया तो अब हमारे पास वो शुद्ध आय बची जिस पर कि केवल समता अंशधारियों का अधिकार है, इसलिए हम इसको अर्निंग पर शेयर कहते हैं, या इसको हम ये कह सकते हैं समता अंशधारियों के लिए लाभांश, डिविडेंड। इस डिविडेंड को निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज ऑल्सो क्लियर अपॉन द स्क्रीन, नेट इनकम अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। दैट इज वेरी मच क्लियर कि अब इसमें नेट इनकम कितनी है हमारी 2,000 रुपये, नेट इनकम है 5,000 रुपये और इक्विटी शेयर्स का नंबर है 2,000 रुपये, तो हमारी 2 रुपये 50 पैसे की EPS आई। लेकिन जैसे ही हम 60,000 रुपये के EBIT पर जाते हैं तो नेचुरली ये 10 रुपये पर आएगी, 10 रुपये आएगी। इसके बाद में आते हैं हम प्रपोजल सेकंड पर। प्रपोजल सेकंड में चूँकि हमने इक्विटी को ही रखा है, डेट कैपिटल को शामिल नहीं किया, तो वहाँ हमारे प्रपोजल नंबर 2 पर जो 3 रुपये 75 पैसे और 7 रुपये 50 पैसे का EPS आया। अब इस पूरे इलस्ट्रेशन में आपको क्या बात समझ में आई? नंबर 1, कंपनी के लिए प्रपोजल फर्स्ट हर लिहाज से अच्छा है प्रपोजल नंबर 2 के बाद के कंपैरिजन में। कैसे है ये देखिए। 30,000 का यदि EBIT है तो उस 30,000 के EBIT में केवल 1 रुपये 25 पैसे का फर्क आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 30,000 के EBIT में इक्विटी है, दोनों तरफ ही इक्विटी है, और इक्विटी का जो बेसिक फ़र्क है वह प्रपोजल सेकंड में 3 रुपये 75 पैसे है
और प्रपोजल फर्स्ट में 2 रुपये 50 पैसे है, तो 1 रुपये 25 पैसे का डिफरेंस आएगा, जो इधर ज़्यादा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रपोजल है वो है आपका फर्स्ट, जिसमें कंपनी डेट कैपिटल को शामिल करते हुए सबसे ज़्यादा अर्न कर रही है, यानी 10 रुपये अर्निंग हो रही है उसकी पर शेयर। जो प्रपोजल नंबर 2 में यदि वो डेट कैपिटल को शामिल नहीं करती है तो 7 रुपये 50 पैसे यानी 7.50 का अर्निंग पर शेयर आता है, दैट इज़ लेस, जो कम है 2 रुपये 50 पैसे से। तो यदि हम रिकमेंडेशन की बात करते हैं कि संस्था को इस 4 लाख रुपए की पूंजी को एकत्रित करने के लिए कौन से स्तर पर जाना चाहिए या कौन से विकल्प पर जाना चाहिए, तो वो विकल्प नंबर 1 है। वो विकल्प नंबर 1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ऋण पूंजी को शामिल किया जाएगा तो ऋण पूंजी पर उसको 10 रुपये का अर्निंग पर शेयर होता है, जो 2 रुपये 50 पैसे से अधिक है। तो इस इलस्ट्रेशन से ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि संस्था को अधिक लाभ अर्जित करने के लिए इक्विटी के साथ डेट कैपिटल को शामिल करना लाभपूर्ण होता है, लेकिन ये तभी तक लाभपूर्ण है जब तक कि वह 2 रुपये 50 पैसे के नहीं सॉरी जब तक कि वह जो भी ब्याज दिया जा रहा है वह ईपीएस के बराबर हो। यदि वह उससे ऊपर जाता है, यदि ब्याज उसका 10% से ऊपर है, तो वहाँ पर ये मतलब लॉस वाली चीज़ होगी, कंपनी को उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो इंडिफरेंस पॉइंट है वो भी क्लियर हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट भी कह सकते हैं, और ऋण पूंजी का एक मैक्सिमम लिमिट भी है कि इससे ऊपर कंपनी को कभी भी ऋण पूंजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, समता अंश पूंजी के द्वारा ही केवल संस्था को चलाना ज़्यादा लाभपूर्ण नहीं होता, क्योंकि वह इक्विटी मतलब एक तरीके से ज़्यादा लाभ अर्जित नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल नहीं होता, वो टैक्स से पहले ही इंटरेस्ट को लेस कर लिया जाता है, तो ये स्वीकृत कर योग्य आय है, स्वीकृत आय है जो कि टैक्स में से नहीं घटाई जाती। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत ही फायदेपूर्ण सौदा माना जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।